अ गोल विदाउट प्लान इज़ जस्ट अ विश। इसका मतलब क्या है? अगर आप लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि टी बोन पिकन्स ने कहा था अ फूल विद अ प्लान इज़ बेटर ऑफ देन अ जीनियस विदाउट प्लान। यानी कि एक मूर्ख आदमी जिसके पास एक प्लान है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, वो भी एक जीनियस को हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग JOIT की जो लेटेस्ट 198 वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए एक प्लान डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आने वाले 4-5 महीनों में आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ JOIT 965 का सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस के साथ साथ हर सेक्शन के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है वो डिस्कस करूंगा। आने वाले 4-5 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट कमिट करते हैं वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा JOIT के लिए अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप JOIT 965 के लिए हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, और जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ऐप पर अवेलेबल रहती हैं, तो आप उन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसके सभी नोट्स PDF फॉर्म में ऐप पर अवेलेबल रहते हैं। और इतना ही नहीं, इस कोर्स में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और साथ में 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो ये जो कोर्स है ये एग्ज़ाम तक चलेगा, और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाके हिमाचल कॉम्पिटिटिव सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो इस कोर्स का प्राइस 700 रुपीज़ पर मंथ है, बट जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे वेलकम ऑफर तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर जो है 1 हफ्ते के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स में इनरोल हो जाइए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। तो इस टेस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10+2, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप 10+2 पास नहीं है तो 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का 1 या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा एक और यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आपकी 10th या फिर 12th जो है हिमाचल से होनी चाहिए, या फिर आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि अदर स्टेट के लोग तभी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी 10th या फिर 12th जो है वो हिमाचल से होगी। अदरवाइज सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली ही इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस टेस्ट के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 200 मार्क्स का, जिसमें 140 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के रहेंगे और 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे। तो ये दोनों ही सेक्शन में बिल्कुल डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इस टाइपिंग टेस्ट के कोई भी मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो इन्हीं मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो टेस्ट है ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आप 2 लैंग्वेज में दे सकते हैं, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश के लिए जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए स्पीड रहेगी 25 वर्ड पर मिनट। तो टाइपिंग का ये सारा क्या प्रोसेस रहता है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस और स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता ही होगी कि 15 मार्क्स की जो पहले इवैल्यूएशन होती थी वो इस टेस्ट में नहीं होगी। अब इसमें आपका एग्ज़ाम जो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी आपका स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड हिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन में हम कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। बाकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर का सारा एवोल्यूशन देखना है कि किस मशीन को किसने डेवलप किया और क्या क्या उसके फीचर्स थे। और बाकी इसके अलावा कंप्यूटर हिस्ट्री में आपको कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और हर एक जनरेशन के क्या क्या फीचर्स थे ये सब पढ़ना है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें हम कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, CPU क्या होता है, ये सारी यूनिट्स पढ़ेंगे। रजिस्टर मेमोरी क्या चीज़ होती है, कैश मेमोरी क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन कौन से टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। रैम के अलग अलग टाइप्स, रोम के अलग अलग टाइप्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स होते हैं ये डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी।
बायोस से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कैश मेमोरी को थोड़ा डिटेल में कवर करना है, जैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था, या फिर और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कैश के बारे में जो कि पढ़ना ज़रूरी है, जैसे राइट थ्रू क्या होता है, राइट बैक क्या होता है, राइट एलोकेट क्या होता है, राइट अराउंड क्या होता है, कैश हिट क्या चीज़ है, कैश मिस क्या चीज़ है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, जैसे RISC क्या होता है और CISC क्या चीज़ होती है। बाकी इसके अलावा बस सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल बस क्या होती है, एक्सटर्नल बस क्या होती है, कौन सी बस यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बस बाई डायरेक्शनल होती है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है हमने। फिर इसके बाद कंप्यूटर पेरिफेरल्स यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने डिटेल में पढ़ने हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में आपको सभी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। बाकी इस टॉपिक में कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। या फिर कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी पूछ लेते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं उनके कन्वर्जन्स भी आपको आने चाहिए, जैसे 34.4674 है, इसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट में से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लॉजिक गेट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकोडिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सभी चीज़ें आपने पढ़नी है डाटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक से। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर्स में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, असेंबलर क्या चीज़ होती है, कंपाइलर क्या चीज़ होती है, इंटरप्रेटर क्या चीज़ होती है, लिंकर, लोडर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज किस पर्सन ने डेवलप की और किस पर्पज़ के लिए उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ये सब पढ़ना है हमें। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई है, हर एक लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हर बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे CPU शेड्यूलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग क्या होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या चीज़ है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या चीज़ है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ होती है, डेडलॉक क्या चीज़ होती है, किस तरीके से डेडलॉक अवॉइड किए जाते हैं। फिर इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बफरिंग क्या चीज़ होती है, स्पूलिंग क्या चीज़ होती है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये हमने पढ़ना है। इसके अलावा रेस कंडीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में। सेमाफोर्स क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नल क्या चीज़ होती है, शेल क्या चीज़ है, थ्रेड क्या चीज़ होती है, फॉक, ये सभी चीज़ें हमने पढ़नी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी हिस्ट्री आपने पढ़नी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से विंडोज़ का एवोल्यूशन हुआ। फिर इसके अलावा विंडोज़ 10 से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा MS-DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अभी तक इतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए एग्जाम में, बट पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो DOS से भी आपको सब कुछ पढ़ना है, और जितनी भी DOS की कमांड्स हैं, जैसे इंटरनल कमांड्स हो गया या एक्सटर्नल कमांड्स हो गया, वो सभी आपको पढ़नी है। तो ये सारी कमांड्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स को मिला के लगभग 70 to 80 कमांड्स बनती है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको कवर करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा लाइनक्स कमांड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। तो ये जो जितनी भी कमांड्स यहाँ पे आपको दिख रही है लाइनक्स कमांड्स, ये सभी आपको कवर करनी पड़ेंगी। अराउंड 90 to 100 कमांड्स मैंने कवर करवाई हैं। तो इन केस अगर आप सिर्फ ये नोट्स ही परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे परचेज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने बिल्कुल डिटेल में कवर करना है। इसमें ट्रांसमिशन मीडियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, कौन कौन से टाइप की वायर्स हम यूज़ करते हैं, STP केबल्स, UTP केबल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेस बैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिपीटर क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है, ये सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। मल्टीप्लेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्विचिंग क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ होती है, कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इंटरनेट क्या चीज़ होती है, इंट्रानेट क्या चीज़ होती है, एक्स्ट्रानेट क्या चीज़ होती है, इन सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके अलावा OSI मॉडल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का पूछा जाता है। तो OSI मॉडल में जितनी भी लेयर्स है वो आपको सभी डिटेल में पढ़नी है। कौन सी लेयर पे कौन कौन से डिवाइसेस वर्क करते हैं ये आपको पढ़ना है। हर एक लेयर में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है ये आपको पढ़ना है।
फिर इसके अलावा TCP/IP मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज़ होती है, कौन सी लेयर्स पे वर्क करता है ये, रिपीटर क्या चीज़ है, ब्रिज क्या चीज़ है, नेटवर्क हब क्या चीज़ है, स्विच क्या चीज़ है, ये सभी डिवाइसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट के बारे में भी सभी बेसिक डिटेल्स आपको कवर करनी पड़ेगी कि किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ, TCP/IP प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा IP एड्रेसेस से हर बार 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, तो इसको भी डिटेल में कवर करना है। तो IP एड्रेसेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जो भी क्लासेस हैं ये आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। सबनेट क्या चीज़ होती है, सबनेट मास्क क्या चीज़ होती है, ये सभी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इंटरनेट के टॉपिक में ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। तो इसमें आपको अलग अलग कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आपको अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पैसिव अटैक क्या चीज़ होती है, एक्टिव अटैक क्या चीज़ होती है। फिर इसके अलावा एग्जाम में इन 2 फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिप्टोग्राफी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल सिग्नेचर से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा फायरवॉल क्या चीज़ होती है, कौन कौन से टाइप की फायरवॉल्स होती हैं, और इसके अलावा किस तरह से हम इन सिक्योरिटी थ्रेट्स से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी एग्जाम में। तो इस टॉपिक में ये सभी डेफिनेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डेटा मॉडल क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। फिर इसके अलावा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी कि ER मॉडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा अलग अलग टाइप की कीज़ जो होती हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉरेन की से खासकर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके अलावा डेटाबेस के अलग अलग मॉडल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और डेटाबेस का आर्किटेक्चर, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहाँ से। तो काफ़ी डिटेल में कवर करना पड़ेगा आपको DBMS भी। फिर इसके अलावा SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आपको सभी इंपॉर्टेंट कमांड्स कवर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल DDL कमांड्स कौन सी होती हैं, DML कमांड्स कौन सी होती हैं, DCL कमांड्स कौन सी होती हैं, ट्रांजैक्शन कमांड्स कौन सी होती हैं। तो ये जितनी भी कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स मैंने विद प्रैक्टिकल ऑनलाइन कोर्स में कवर किए हैं। तो आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनकेस आप सिर्फ नोट्स ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्लॉजेज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेयर क्लॉज किस लिए यूज़ की जाती है, टॉप क्लॉज किस लिए यूज़ की जाती है, ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए यूज़ की जाती है, ग्रुप बाय क्लॉज किस लिए यूज़ की जाती है, और ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं और किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा SQL फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर इसके अलावा डाटा टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको कवर करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर्स का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। तो ये तीनों टॉपिक मैंने अपने कोर्स में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कवर किए हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इन तीनों में जितनी भी कमांड्स हैं या जितने भी फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इन तीनों चैप्टर्स में स्टूडेंट्स को अक्सर ये दिक्कत आती है कि उनको मार्केट में एक प्रॉपर बुक नहीं मिल पाती इन टॉपिक्स के लिए, जहाँ से वो इन टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर कर पाएँ। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बहुत मेहनत से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैंने हर एक फीचर से लेके हर एक शॉर्टकट कवर किया है। तो आप चाहें तो इन नोट्स को हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये तीनों चैप्टर्स आपके इन्हीं नोट्स से कवर हो जाएंगे, कोई दूसरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी मैंने बिल्कुल डिटेल में हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे कवर किया है, तो इसके नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक में एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लो चार्ट से पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी फ्लो चार्ट आपको डिटेल में कवर करने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो इसे भी आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले इसके बेसिक्स कवर करने हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, हर एक डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है, कमेंट्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं सी लैंग्वेज में, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स का फ्लो किस तरीके का रहता है, कैरेक्टर्स कौन कौन से अलाउड है सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक रूल्स आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत बेसिक प्रोग्राम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, तो प्रोग्राम्स आपको इतना डिफिकल्ट लेवल के कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिक्स आपको सी और C++ दोनों के पता होने चाहिए।
तो ये सभी चीज़ें मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिटेल में कवर किए इन नोट्स में। लगभग 58 पेजेस रहेंगे इन नोट्स में, जिसमें मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज ही कवर की है। तो सी लैंग्वेज के नोट्स भी हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अवेलेबल रहेंगे। फिर इसके अलावा सी लैंग्वेज में कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बिटवाइज ऑपरेटर से पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर इसके अलावा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लूप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में। फिर इसके अलावा फंक्शंस एंड पॉइंटर्स इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टोरेज क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज में। एरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है HTML का टॉपिक। तो HTML भी आपको बिल्कुल डिटेल में कवर करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। बाकी HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी डिटेल में कवर करना है। तो HTML के टॉपिक में आपको बेसिक से लेके हर एक टाइप के टैग्स कवर करने पड़ेंगे। वैसे सभी टैग्स पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, लाइन ब्रेक टैग हो गया। फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ आ जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। HTML एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी पढ़ना ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं HTML में ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। HTML टेक्स्ट लिंक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फ्रेज टैग्स भी इंपॉर्टेंट है। HTML कमेंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HTML इमेजेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। टेबल से भी 903 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। HTML लिस्ट से भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसके अलावा HTML फ्रेम्स, HTML कलर्स, HTML फॉन्ट्स, HTML फॉर्म्स, एम्बेड मल्टीमीडिया ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं यहाँ से। बाकी इसके अलावा CSS और जावास्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा नहीं, तो इन टॉपिक्स को भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लगभग 73 पेजेस के ये नोट्स हैं, जिसमें HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों कवर किए गए हैं। तो ये नोट्स भी आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा C++ और जावा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत कवर तो करना पड़ेगा आपको। तो जितना ज़रूरी है उतना ही मैंने कवर करवाया है, तो ये टॉपिक भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है इसे भी। डेटा स्ट्रक्चर में आपको लीनियर, नॉन लीनियर दोनों पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ्स इस तरह के टॉपिक आ जाएंगे। तो इस टॉपिक में टफ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ट्रीज में से बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ये भी। फिर इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, CPU एड्रेसिंग मोड्स हो गया, IT एक्ट 2000 हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर, TCP/IP पोर्ट्स, कंपाइलर डिज़ाइन। इसके अलावा कंप्यूटर वर्ल्ड में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सब आपको पढ़नी है। बाकी एक्सटेंशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं बहुत बार, तो जितनी भी फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं आप कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको याद रखनी है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इस टॉपिक को भी एक बार देख लीजिएगा। CPU एड्रेसिंग मोड से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सभी एड्रेसिंग मोड्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। IT एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और काफ़ी बार TCP/IP पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। तो ये आपके सामने कुल मिला के कंप्यूटर का सिलेबस है। ये जो जितना भी मैंने आपको बताया, अगर ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कंप्यूटर के सेक्शन में 140 में से 120 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। बाकी 939 का एग्ज़ाम थोड़ा इजी आया था, उसमें लगभग 137 क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली क्लास में डिस्कस किए थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 939 एग्ज़ाम में। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं हिमाचल कॉम्पिटिटिव से जिन्होंने 80+ स्कोर किया है, तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान या स्ट्रैटेजी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बाकी ये तो था कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस। अब हम देखते हैं GK का सिलेबस। तो GK के सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक में से 4 से 6 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 से 6 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में से और 4 से 6 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में से। फिर इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछ लिए जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद GK सेक्शन में HP GK जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो JOIT 939 में 16 क्वेश्चन HP GK से पूछे गए थे। फिर इसके बाद करंट अफेयर के आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग के भी आप 4 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। और इसके अलावा 939 में 6 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछे गए थे। बाकी इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, फेमस बुक्स होगी, तो ये सब टॉपिक्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे। बाकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं, तो इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ ही गिने चुने टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वांट्स एंड रीजनिंग से ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में कवर करने पड़ेंगे। बाकी अगर टाइम बचता है तो आप दूसरे टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो ये तो था सिलेबस वाला पार्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर के सेक्शन में आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है। तो थ्योरी के लिए मैं आपको 2 ही बुक्स रेकमेंड करूँगा, एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय अनीता गोयल एंड पीके सिन्हा। ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। तो अगर पॉसिबल हो सके तो दोनों ही बुक्स आप परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक आपको अनीता गोयल में मिल जाएंगे बट पीके सिन्हा में नहीं मिलेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको पीके सिन्हा में मिलेंगे बट अनीता गोयल में नहीं मिलेंगे। बाकी थ्योरी सेक्शन के लिए अगर आप कुछ एडिशनल परचेज़ करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। फिर इसके बाद थ्योरी सेक्शन के लिए आप CBSE क्लास 11 की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, IIT की। बाकी कुछ बुक्स ऐसी है जिनमें आपको थोड़ी बहुत थ्योरी और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो बुक्स भी आप ज़रूर परचेज़ करिए। जैसे अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी परचेज़ कर लीजिए। तो ये तो हो गया थ्योरी के सेक्शन के लिए। अब थ्योरी एक बार आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एलाइट स्टडी की JOIT की बुक परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दीक्षित पब्लिकेशन की एक बुक आती है JOIT के लिए, इस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। थ्योरी भी नो डाउट इन दोनों बुक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है। तो ये सभी जो मैंने बुक्स बताई हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो इन सभी बुक्स को परचेज़ कर लीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इन सभी बुक्स का निचोड़ आपको एक ही जगह पे मिल जाए तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव के नोट्स जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ये जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, हर एक टॉपिक उन नोट्स में काफ़ी डिटेल से कवर किया गया है। तो अगर आप सिर्फ उन नोट्स को ही पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर सेक्शन की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। बाकी इसके अलावा जीके के सेक्शन के लिए अरिहंत जीके का 2022 का एडिशन आप परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक में आपको लगभग सभी टॉपिक्स ही कवर्ड मिल जाएंगे, बट हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डिटेल में कवर करने पड़ेंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया और इंडियन पॉलिटी हो गया। यहाँ से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक परचेज़ कर सकते हैं, और पॉलिटी के लिए भी दिशा पब्लिकेशन की बुक, और साथ में ग्रेड अप के शॉर्ट नोट्स हैं, इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हिमाचल जीके के लिए मैं एक ही बुक रेकमेंड करूँगा, हिमाचल दर्पण। काफ़ी बढ़िया तरीके से सब कुछ इसमें कवर कर रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ही यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद क्वांट्स और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक काफ़ी बढ़िया है, या फिर आप RS अग्रवाल की बुक भी फॉलो कर सकते हैं क्वांट्स के लिए। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब का कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए। हिंदी के सेक्शन के लिए लूसेंट और अरिहंत दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और इंग्लिश के सेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं आप। और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक ऑन इंग्लिश, इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जीके के सेक्शन के लिए भी हमने अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था सिलेबस वाला पार्ट। अब इसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले 4-5 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि ईजिली ये सारा सिलेबस जो आप कवर कर लें। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे पोस्ट है 200 और स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं 1 लाख, वहाँ पे आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि आप एक सीट अपने लिए निकाल सकें। तो उसके लिए आप अपनी स्टडीज़ में 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 80-20 रूल क्या है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं तो उसमें 20% सिलेबस ऐसा होता है जहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और 80% सिलेबस ऐसा होता है जहाँ से सिर्फ 20 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें उन सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको पता है कि कंप्यूटर सेक्शन में 200 में से 140 क्वेश्चन तो पक्का पूछे ही जाने हैं, और कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसको आप अच्छे से कवर ना कर सकें। तो इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि सबसे पहले कंप्यूटर का सिलेबस जो है उसको बहुत अच्छे से कवर करें। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर लेते हैं तो 140 में से 130 क्वेश्चन आप ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि सबसे पहले आप कंप्यूटर के सेक्शन पे फोकस करें और साथ में HPGK पे फोकस करें, क्योंकि HPGK से भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 156 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए इन 2 टॉपिक्स में से। यानी कि सिर्फ कंप्यूटर का सेक्शन और HPGK का सेक्शन अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो लगभग 140 to 145 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं
अब इसके बाद बचे जीके सेक्शन में 45 मार्क्स, और आपको ही पता है कि इन 45 मार्क्स के लिए आपको कितना सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर और HP जीके का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करिए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत टाइम बाकी टॉपिक्स के लिए भी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक्स बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए, बट ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं टॉपिक्स का है। और कंप्यूटर के सेक्शन में भी आपको पता है कि कुछ ही ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पे आपको मेन फोकस करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रेक योर गोल इन स्मॉलर पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं कि आपने 4-5 महीने में इतना सिलेबस कवर करना है, तो आपको डायरेक्टली उस बड़े गोल पे फोकस नहीं करना है, बल्कि उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट्स मतलब आप डेली के टारगेट सेट कीजिए कि डेली आपको कितना सिलेबस कवर करना है। फॉर एग्जांपल डेली आपको HP जीके के 10 पेजेस पढ़ने हैं और कंप्यूटर सेक्शन का 1 चैप्टर ख़त्म करना है। 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर या फिर हो सकता है कि आधा चैप्टर ही ख़त्म हो, ये डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है। तो अपने हिसाब से आप इस तरह के टारगेट सेट कीजिए। फिर उसके बाद टारगेट जो है वो अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल मतलब छोटे टारगेट्स रखिए जितना आप डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप डेली के टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको खुद अगले दिन एक मोटिवेशन मिलती है। बट अगर आप डेली टारगेट्स इतने बड़े सेट कर देंगे कि आपके टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो इससे आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और थोड़े टाइम में हो सकता है कि आप क्विट भी कर दें। तो ये चीज़ है, डेली बेसिस पे टारगेट सेट करिए और उनको अचीव करिए, तब जाके आपको मोटिवेशन मिलेगी और मेहनत करने की। फिर उसके बाद परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको एक ही काम सेम इंटेंसिटी के साथ करते रहना है बिना बोर हुए। यानी कि पढ़ाई में ही आपको डेली अपना प्लेजर ढूंढना है और अपनी रूटीन तो किसी भी हालत में ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि एक दिन भी अगर आप अपनी रूटीन तोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे वही चीज़ कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि हर दिन सेम ही काम जो है सेम इंटेंसिटी के साथ करते रहें। हाँ, संडे को आप एक ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको अगले दिन के लिए प्लान करना चाहिए हमेशा ही। कभी कभी ऐसा होता है आप सुबह उठते हैं और आपको यही समझ नहीं आता है कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इसी में ही ज़्यादातर टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अभी हम क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं या क्या काम करना चाहते हैं। तो अगर आप रात को अगले दिन के लिए पहले ही प्लान करके रखते हैं कि आपने सुबह उठ के ये टॉपिक कवर करने हैं, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और अगले दिन आप उठ के फटाफट से वो काम करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं कि अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, ये रात को ही डिफ़ाइन कर लीजिए अपने माइंड में। फिर उसके बाद कीप इट सिंपल। इसका मतलब क्या है, जब भी आप पढ़ते हैं तो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एक बार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़िए। इससे चीज़ें सिंपल रहेंगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। फिर जब उन बुक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर सिचुएशन में काम रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप तैयारी करने लगते हैं तो 100 उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। तो किसी भी सिचुएशन में आपको अपना माइंड का बैलेंस जो है ख़राब नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा 939 का एग्ज़ाम हुआ, 817 का एग्ज़ाम हुआ, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में चीटिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। फिर उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और जिस वजह से उनको जल्दी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट टेक एक्शंस। आपको कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है कि मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। आपको बस हर रोज़ अपना काम करना है, यानी कि एक्शन लेना है। अगर आप रोज़ का टारगेट रोज़ अचीव करते जाएंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रोक सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कभी भी अपनी रूटीन जो है किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप एक दिन भी अपनी रूटीन तोड़ देते हैं तो अगले दिन वही काम आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी मोटिवेशन जो वो कम हो जाए इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए शादी ब्याह दोस्त रिश्तेदार ये सब चीज़ें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम टेबल बनाने से बचिए और अचीवेबल टारगेट सेट कीजिए हर दिन के लिए। क्योंकि टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करनी है। अब आपका ज़्यादातर फोकस उस बुक पे ना होके उस 1 घंटे पे होगा कि आपको बस किसी तरह से 1 घंटा कंप्लीट करना है। प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है वो चीज़ आप चेक नहीं करते हैं जब आप टाइम टेबल बनाते हैं। क्योंकि जब आप सोच के बैठते हैं कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करनी है, हो सकता है उस घंटे में आप सिर्फ 1 या 2 पेज ही पढ़ें। बट जब आप टारगेट सेट करते हैं कि आपने 10 पेज फिनिश करने ही करने हैं किसी भी हालत में, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है। तो इसलिए अपने आप को टाइम टेबल्स में मत बांधिए और अचीवेबल टारगेट सेट करिए। फिर उसके बाद एक और सजेशन मेरी एग्जामिनेशन हॉल के लिए,
एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत से बच्चे जो स्ट्रेस या टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम से पहले। और दूसरा, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 4 पार्ट यानी कि 30-30 मिनट के 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने टाइम को। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन किसी भी हालत में अटैम्प्ट करने हैं। तो इससे आप एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि किस तरह से आपकी प्रोग्रेस जा रही है एग्ज़ाम में। और कोशिश करें कि शुरू के आधे घंटे में लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है एग्ज़ाम में। और फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी भी अपना गोल किसी के साथ शेयर ना करें। इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। जब भी आप अपना गोल किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपके ब्रेन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि आपने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया है, जिससे आप कम मोटिवेटेड फील करते हैं उस गोल को एक्चुअल में अचीव करने की या मेहनत करने की। तो इसलिए अपना गोल कभी भी शेयर नहीं करना है और चुपचाप अपना डेली का काम डेली बेसिस पे करते रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा कंटेंट मैं फ्री में आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी मैंने एक्सेल पे एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो पूरा का पूरा एक्सेल का टॉपिक जो है मैं यूट्यूब पे कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप JEE 965 के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सिलेबस आपका पीछे न रह जाए। आने वाले 1 हफ्ते तक आपको उस पर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको बस कूपन कोड यूज़ करना है, वेलकम ऑफ़र। बाकी कंप्यूटर के साथ साथ GK का कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।